Assalamu alaikum students. Welcome to the 26th lecture of AI. I hope you are fine and enjoying this video lecture series of AI. We are covering knowledge representation in artificial intelligence. So in our previous lecture we talked about the concept of propositional logic, which deals with those statements which are true or false. But ऐसी कोई भी statement जो कि ट्रू और फॉल्स ना हो उसको डील ये नहीं कर सकती. In the same way we talked about the truth table of logical operators. So there was 5 logical operator: and, or, not, if, then, and if and only if. Then we talked about the concept of translating the English sentences to logical notation. Then we discussed the concept of tautology. And then we talked about the concept of logical equivalence कि हमारे पास अगर दो स्टेटमेंट्स हैं उनकी जो है दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है तो हम उसको कह देते हैं कि ये लॉजिकली हमारे पास इक्वल है. इन द सेम वे वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ. देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस. हमने क्या किया था, एक बड़ी एक्सप्रेशन आई थी उसको हमने एक सॉल्व किया था और मैंने आपको कहा था कि ये आप इस तरह से एक्सप्रेशंस को आप डिजिटल लॉजिक के अंदर या डिस्क्रीट मैथ के अंदर आप कर चुके हैं, इसको आप मज़ीद वहाँ से देखिएगा. देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिडक्शन एंड इन्फेरेंस रूल. इफ़ देयर आर मल्टीपल अजम्पशन, उसमें से हमने कोई कंक्लूजन हमने निकालना है तो हम उसको डिडक्शन कहते हैं और वहाँ पे हम इन्फेरेंस रूल को यूज़ करते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेरेंस रूल्स. देयर आर 6 inference rule which we talked about in our previous lecture. So इसके अंदर मल्टीपल रूल्स हैं, कुछ और भी हैं जो कि मैंने यहाँ पे मिस कर दी, लेकिन आप उसको बुक में से आप रीड कर सकते हैं. तो एंड इंट्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन और इंट्रोडक्शन, implication elimination, implication introduction and double negation elimination. So ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, इसके बारे में हमने बात की थी. So just look at this slide that if you have the assumption A and B, so किस तरह से हम deduce कर सकते हैं A और B. So I will deduce this expression by using these assumptions. So कि मेरे पास जो है वो A and B मौजूद है. Let's prove this for the following. So I will prove this expression by using these inference rules. So here is our assumption. Then मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एंड मौजूद है, तो जब एंड मौजूद है तो यहाँ पे आई कैन अप्लाई दी एंड एलिमिनेशन. सो व्हाट इज़ एंड एलिमिनेशन? सो आई कैन डिड्यूस ए एक्सप्रेशन फ्रॉम ए एंड बी. सो इन द सेम वे आई कैन आल्सो डिडक्ट द बी एक्सप्रेशन फ्रॉम ए एंड बी. कि मेरे पास अगर ये वाली अजम्पशन मौजूद है तो आई कैन डिड्यूस ए एंड बी. तो जब मेरे पास ये दोनों ए एंड बी दोनों आ जाएंगे देन आई कैन अप्लाई दी आर इंट्रोडक्शन. मीन के मेरे पास दो एक्सप्रेशन ए बी आ गए, उनके दरमियान में मैंने और एक्सप्रेशन लगाना है क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे और चाहिए. सो आई कैन अप्लाई दी ए और बी एक्सप्रेशन फ्रॉम द अजम्पशन ए एंड बी. एंड ए एंड बी कहाँ से आया? बाय अप्लाइंग दी एंड एलिमिनेशन फ्रॉम दिस अजम्पशन. तो इसी तरह से मेरे पास मैंने डिड्यूस किया किससे, यहाँ से ए एंड बी से ए और बी. सो अभी तक हमने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने लॉजिक की बात की है, जिसके अंदर हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात की. देन हम डिडक्शन की तरफ निकल गए, तो उसके बाद हम वहाँ पे इन्फेरेंस की बात की है. सो व्हाट इज़ द वीकनेस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक? सो द प्रोपोजिशनल लॉजिक ओनली कैन एक्सप्रेस द स्टेटमेंट विच आर ट्रू और फॉल्स. इन द सेम वे जो है वो इसकी वीकनेस ये है कि we cannot deal with infinite data. If we have infinite data, then propositional logic cannot deal with that expressions, that data. For example, all horses are black. तो ये मेरे पास जितने भी घोड़े हैं मैं सारे के सारे जो कि इनफाइनाइट हैं उसको काउंट नहीं कर सकते. पूरी दुनिया के आप देख लें तो ये उसको मैं नहीं देख सकता. इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं जो कि जिसको हम एग्जैक्टली ट्रू भी नहीं कह सकते या फॉल्स भी नहीं कह सकते, तो इस तरह की स्टेटमेंट के साथ ये डील नहीं करती. In the same way, all boys like cricket, some boys like cricket. So यहाँ पे all की जो है वो एक्सप्रेशन आई है. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास all boys की है, तो all boys के अंदर ये सब क्लास उसकी ये क्रिकेट भी आ गई है कि हमारे पास जो है वो बॉयज़ सारे के सारे क्रिकेट को पसंद करते हैं. इन द सेम वे जो चंद एक बॉयज़ इसको पसंद करते हैं, सम बॉयज़ लाइक क्रिकेट, सो सम
बॉयज़ और क्रिकेट इनके दरमियान में कुछ ये यहाँ पे कॉमन है जो कि लाइक करते हैं. सो हाउ कैन वी एक्सप्रेस द सम बॉयज़ एंड ऑल बॉयज़? So the predicate logic use these expression use some expressions which can express the sum and all data, जिनके जो कि infinite data के साथ डील करती है. So the predicate logic use the quantifiers. There are two quantifiers, universal quantifier for all, मीन के फॉर ऑल, जिस सब के लिए हम कहते हैं कि ऑल बॉयज़, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर. इन द सेम वे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसका सिंबल ये है, इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट सम, जो कि यहाँ पे हमारे पास सम बॉयज़ की बात की गई है. सो देयर एग्जिस्ट सम बॉयज़ जो कि क्या करते हैं, लाइक करते हैं क्रिकेट को. तो यहाँ पे हम अब इन एक्सप्रेशंस को हम वहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमने ये एग्जांपल ली हैं इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जस्ट लुक एट दिस स्लाइड that all boys like cricket, so we can express this expression, this statement in this form by using the predicate logic. कि किस तरह से ये इंग्लिश स्टेटमेंट जो है वो कन्वर्ट की जा सकती है predicate logic के अंदर. तो उसको रीड किस तरह से किया जाता है. so for all x such that x are boys, मीन के जितने भी हैं सारे के सारे x, such that x are boys, if this statement then ये क्या है कि x like क्रिकेट. तो L जो है वो लाइक को रिप्रेजेंट करता है, X क्या है वो हमारे पास जो है वो बॉयज़ हैं. कि ये अगर सारे के सारे बॉयज़ हैं, X जो सेट उसको मिलती है इनपुट, वो सारे के सारे बॉयज़ हैं और वो सारे के सारे फिर क्या करेंगे, इफ़ ये वाली कंडीशन है तो ये देन वो सारे के सारे क्रिकेट जो है वो लाइक करते होंगे. सम बॉयज़ लाइक क्रिकेट, सो देयर एग्जिस्ट, तो हम यहाँ पे सिंबल यूज़ करेंगे देयर एग्जिस्ट X सच दैट B ऑफ X आर बॉयज़. तो यहाँ पे हमारे पास ये एंड का ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे. फॉर सम स्टेटमेंट, यानी कि कुछ जहाँ पे सम की बात आती है कि कुछ लोग, कुछ बॉयज़, कुछ चीज़ें, वहाँ पे हम एंड लगाते हैं. जहाँ पे ऑल की बात आती है वहाँ पे ये हम इम्प्लीकेशन का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं. सो फॉर सम बॉयज़ लाइक क्रिकेट देयर एग्जिस्ट सम X सच दैट X आर बॉयज़ एंड सम क्या है यहाँ पे एंड X लाइक्स क्रिकेट. तो यहाँ पे मेरे पास लाइक जो है X जो है वो लाइक करते हैं क्रिकेट. सो ये इस तरह से ये एक्सप्रेशन ये हमारे पास बन जाएगी. तो हम इसी तरह की एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी लिखी है. यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल X सच दैट P ऑफ X मीन X आर पर्सन्स लाइक चीज़. तो X लाइक चीज़. तो ये किस तरह से इसकी स्टेटमेंट ये मेरे पास आती है. In the same way, existential quantifier, there exists X such that X are persons and X like cheese, there exists an X such that X like cheese. So ये इस तरह से हम अपनी किसी भी इंग्लिश स्टेटमेंट को जो है वो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं लॉजिकल के अंदर, और वो स्टेटमेंट भी वो होगी जो कि इनफाइनाइट हमारे पास जो है वो डेटा की तरफ जाती हो. So what is the difference between predicate and propositional logic? So just look at this slide that the precise distinction between propositional and predicate logic is the infinite. Propositional logic deals with the finite model, whereas the predicate logic deals with the infinite structure as well. तो यहाँ पे मेरे पास वही डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, और ये इसके साथ साथ ये क्वांटिफायर यूज़ करता है यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल. So just look at this slide. This is also a very interesting slide, that first order predicate logic. The type of predicate calculus, that we have referring to is also called first order predicate logic. A first order predicate logic is one in which the quantifier for all and their exist can be applied to object or terms but not the predicate or functions. तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है कि predicate logic, और उसको sometime क्या कहते हैं कि first order predicate logic भी कहा जाता है. So the second method to express the knowledge representation, second method for knowledge representation is the semantic net.
So what is the semantic net? Semantic net is a graph consist of nodes that are connected by edges, and node represent objects. जो nodes होती हैं वो objects को represent करती हैं, और उनके दरमियान में जो link है वो relationship को represent करता है. For example, just look at this example. We can express our knowledge in this form. Bob is a builder. जो यहाँ पे nodes हैं वो सारे के सारे objects हैं, और उनके दरमियान में ये रिलेशनशिप है. बॉब इज़ अ बिल्डर. बॉब ऑन्स मालिक है फीडो का. फीडो इज़ अ डॉग. इन द सेम वे बॉब ईट्स चीज़. फीडो इज़ अ डॉग. फीडो चेजिस ताक़ब करती है फैंग का. फैंग क्या है? फैंग इज़ अ कैट. फैंग चेजिस माइस, एंड माइस ईट चीज़. तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये इस तरह से पूरे का पूरा एक ग्राफ बन जाता है. तो ये इसको सेमेंटिक नेट कहते हैं, और इस तरह से हम अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट भी करते हैं. सो यहाँ पे ये स्लाइड मैं आई विल सजेस्ट यू पीपल कि आप इसको ज़रा क्या करें, स्टॉप करें वीडियो को और इसको पढ़ें कि यहाँ पे क्या सेमेंटिक नेट के बारे में कहा जा रहा है. सो व्हाट इज़ द वीकनेस ऑफ सेमेंटिक नेट? It cannot express the negation. For example, Fido is not a cat. कि इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कि जहाँ पे निगेशन हमारे पास आ जाए तो उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो ये हमारे पास एक वीकनेस है. ये सेकंड मेथड था हमारे पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का. सो नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स द फ्रेम विच यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम फ्रेम के बारे में बात करेंगे और उसकी एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं. So I hope you are familiar with the concept of inheritance, जो कि ऊप का बड़ा main concept है. Inheritance is a relationship that can be particularly useful in AI and in programming. Inheritance allow us to specify properties of a superclass and then to define a subclass. कि हम क्या करते हैं, एक properties define करते हैं अपनी superclass के अंदर, then उसको हम utilize कर सकते हैं अपनी subclass के अंदर by using the inheritance, which inherit the properties of superclass के हम superclass की properties को भी यूज़ कर सकते हैं. In our example जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दी है फीडो वाली, ये जो सेमेंटिक नेट के अंदर ये एग्जांपल लिखी है, इसके अंदर क्या है कि in our example mammals are the subclass of dog and fido. कि हमारे मेमल्स के अंदर ही ये दोनों सब क्लास आती हैं. डॉग आर द सब क्लास ऑफ मेमल्स एंड द सुपर क्लास ऑफ फीडो. तो ये हमारे पास यहाँ पे ही ये इस तरह के इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप होल्ड कर देते हैं. सो जस्ट लुक एट दिस फ्रेम. एज विद द सेमेंटिक नेट्स, अ फ्रेम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ फ्रेम्स, यानी कि नोड्स ही हैं विच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय रिलेशनशिप. यानी कि अब वो नोड्स जो हैं वो एक रिलेशनशिप के साथ ही कनेक्टेड हैं, कनेक्शन उनका होगा. ईच फ्रेम डिस्क्राइब इधर एन इंस्टेंस, यानी कि अब वो रिलेशनशिप क्या होगा, वो उसका हम क्या करेंगे कि फ्रेम क्या कहें, ईच फ्रेम डिस्क्राइब्स इधर एन इंस्टेंस आर अ क्लास, कि हम उसको एज ए इंस्टेंस कंसीडर करेंगे और या फिर हम उसको क्या करेंगे, क्लास के कंसीडर करेंगे. सो जस्ट लुक एट दिस टेबल. इसी टेबल से ही मैं फिर क्या करूँगा, वो जो इंस्टेंस की बात की जा रही है उस तरफ हम चलेंगे. सो यहाँ पे देखें क्या कहता है ये कि फ्रेम नेम बॉब एंड द स्लॉट एंड स्लॉट वैल्यू. सो ईच फ्रेम मस्ट हैव द स्लॉट एंड स्लॉट वैल्यूज. तो यहाँ पे कुछ के गिवन है. तो यहाँ पे बॉब इज़ अ बिल्डर, तो इज़ आ का रिलेशनशिप यहाँ पे भी आ गया. यहाँ पे बॉब ऑन्स फीडो, बॉब ईट्स चीज़, फीडो इज़ अ डॉग, फीडो chases Fang, and Fang is a cat. Fang chases mice. So we can represent this table, this data in the form of frames. So here is the representation, partial representation for a frame system for the semantic net shown, जो कि मैंने पहले शो की हुई है. So यहाँ पे क्या है कि फ्रेम मेरे पास है Bob, frame name is Bob, and here is the slots and slot value is a builder. Bob owns Fido, Bob eats cheese. In the same way is A का relationship है
यहाँ पे फीडो का यहाँ पे मेरे पास फीडो जो कि एक और क्लास मेरे पास हो जाएगी, जो कि फीडो इज़ अ डॉग चेज़ेस फैंग। तो इस तरह से बाकी भी जो मेरी क्लासेस हैं उनको भी इसी तरह से फ्रेम के अंदर और इसके ये कुछ स्लॉट और स्लॉट वैल्यूज़ ये आ जाएंगी। उसी तरह से प्रोग्रामेटिकली मैं उसको इम्प्लीमेंट करना मेरे लिए भी आसान हो जाता है इस तरह। So just look at another knowledge representation way which we used in our previous lectures। हम शुरू से ही हम इस मेथड को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। the tree which is a semantic tree, and a semantic tree is a kind of semantic net। semantic net was a graph कि इस तरह से हमारे पास कोई ग्राफ आता है, then we can convert in the form of a tree। हमने इसको भी हमने पहले लेक्चर के अंदर शुरू के जो लेक्चर्स हैं हमारे उसके अंदर हमने एक ग्राफ को हमने डिफरेंट ट्रीज़ के अंदर भी हमने कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे ये एग्जांपल नहीं है, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दी है कि हम इस तरह से ये ग्राफ है, इस तरह से कोई एक ट्री है हमारे पास। तो ये इस तरह से कोई भी हमारे जो semantic net, ये this is the example of semantic net that node represent the objects and relationship between these two nodes will be जो कि हमारे पास यहाँ पे एच पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम उसको किसी को भी ट्री के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि बड़ी ही वेल नोन प्रॉपर्टीज़ हैं। दैट द रूट नोड, लीफ नोड। व्हाट इज़ द रूट नोड? वन नोड that has no predecessor। this node is called a root node। for example a, इसका जो parent जो है वो नहीं है, predecessor the parent यहाँ पे इसका नहीं है, तो ये हमारे पास root node बन जाती है। in the same way some nodes have no successors। these nodes are called leaf nodes। तो यहाँ पे मेरे पास D, E, F and G have no successors। so ये successor नहीं है, तो यहाँ पे इसके child भी नहीं है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लीफ नोड्स बन जाएंगे। इन द सेम वे अपार्ट फ्रॉम द लीफ नोड्स ऑल नोड्स हैव वन और मोर सक्सेसर्स। मीन के ये देखिए कि इनके बिटवीन चाहे वो रूट नोड ही क्यों नहीं है, इसके भी कोई ना कोई चाइल्ड होंगे। तो हमेशा हर नोड के क्या होते हैं, कुछ ना कुछ चाइल्ड्स होते हैं। जस्ट इनके जो लीफ नोड के ऊपर होते हैं उनके चाइल्ड नहीं होते। So apart from the root node, all nodes have exactly one predecessor। के हर नोड का एक ना एक पेरेंट लाजमी होता है, except the root node। के रूट नोड के अलावा बाकी सबका ये होता है। So in the same way the last concept is an edge that connects two nodes is called a branch। So ये हमारे पास जो है वो ये दो नोड को ये कनेक्ट कर रही है, ये ब्रांच है। So then if a node has n successor, मीन के अगर उसके successor उसके childs, उसके अगर दो हमारे पास child हैं, अगर तीन हैं, चार हैं, तो कितने उसके child हैं? If a node has n successor, that node is said to have a branching factor of n। तो उसका branching factor भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो n हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है semantic net के बारे में, जिसको हम क्या है, इसको ट्री को हम यूज़ करते भी आ रहे हैं। तो हम अपनी प्रॉब्लम जो रियल लाइफ के अंदर हमारी प्रॉब्लम थी उसको हमने ट्री के अंदर वैसे जैसे कि हमने वाटर जग प्रॉब्लम को एक ट्री के अंदर मैप किया, देन वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ यानी कि उसका सोल्यूशन हमने उसका पाथ हमने डिटरमाइन किया फ्रॉम रूट स्टेट टू दैट स्टेट की जो लीफ स्टेट के ऊपर हमारे पास जो है, लीफ स्टेट नहीं बल्कि जो इंटरमीडिएट जो भी स्टेट उसकी आती है उसके ऊपर। तो ये इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अच्छे तरीके से जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट दीज रिप्रेजेंटेशन विल हेल्पफुल टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पे एक मैं बात जो स्किप कर गया हूँ, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग उसको करें कि दैट कि हम क्यों वाई वी नीड द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज़ जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग उसको देखें, उस कॉन्सेप्ट के बारे में उसको पढ़ें कि व्हाट आर द इश्यूज़ इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। के इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के जब हम अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो जस्ट इन जो कि जब आप मैं इसको समराइज़ करता हूँ, यहाँ पे एंड करते हैं हम अपनी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक को
In our knowledge representation topic we talked about the concept of logic, जिसके अंदर हमने अपनी different statements को logical statements के अंदर convert किया by using the propositional logic and the predicate logic. Propositional logic deals with those statements which are true or false but not both, and predicate logic deal with the data which जो कि हमारे पास जो है वो इन्फिनाइट डेटा हमारे पास जिसके अंदर रहता है, जैसे कि फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, ये दो सिंबल उसके अंदर एक्स्ट्रा आते हैं. सिमेंटिक नेट ये हमारे पास बेसिकली एक ग्राफ है, एंड फ्रेम के अंदर हम क्या करते हैं, स्लॉट और स्लॉट वैल्यूज़ को हम यूज़ कर लेते हैं. सो आई होप आज हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक को ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी लॉजिक के ऊपर एक एप्लीकेशन जो कि एक्सपर्ट सिस्टम की है उसको हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. अल्लाह हाफिज़.